नमस्ते फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर अमित है। मैं एक प्लास्टिक सर्जन हूं। इस वीडियो में रिगार्डिंग हेयर ट्रांसप्लांट मैं आपको हेयर फॉल, हेयर ट्रांसप्लांट के सारे एस्पेक्ट्स को कवर करूंगा। एंड तक देखते रहिए। नमस्ते फ्रेंड्स, ये वीडियो एक एक्सटेंसिव डिस्कशन है हेयर ट्रांसप्लांट एंड हेयर फॉल की। मैं हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड हर एस्पेक्ट को कवर करूंगा इन द नेक्स्ट 20 मिनट्स। किसको हेयर ट्रांसप्लांट करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, हेयर फॉल कैसे मैनेज करते हैं, हेयर फॉल क्यों होता है, हेयर ट्रांसप्लांट से पहले क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, एज अ पेशेंट आपको क्या प्रिकॉशंस रखनी है अपनी सिलेक्शन में, क्या फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हेयर ट्रांसप्लांट के रिजल्ट्स मैटर करते हैं, हेयर ट्रांसप्लांट किससे करना चाहिए, कौन कौन सी टेक्निक्स है, कौन सी टेक्निक बेटर है, ग्राफ्ट फॉलिकल क्या चीज़ें हैं, क्या लेटेस्ट मॉडर्न टेक्निक भी ऐसी कोई है, ट्रांसप्लांट के बाद क्या प्रिकॉशंस रखनी है, हेयर फॉल ट्रीटमेंट कितना सक्सेसफुल है, हेयर ट्रांसप्लांट इन विमेन, हेयर फॉल ट्रीटमेंट इन विमेन एंड स्पेशल सिचुएशंस। मेरी हेयर ट्रांसप्लांट की एक बुक है, उसमें से सारी चीज़ें ऑलरेडी मैंने डिटेल में मेंशन की हुई हैं। आप बुक ये देख सकते हैं। ये मेरी बुक अराउंड 1 ईयर बैक मैंने पब्लिश की थी। नाउ अब ये क्वेश्चंस वो हैं जो पेशेंट्स हमसे पूछते हैं, अब एक एक करके इनका जवाब देते हैं। नाउ हेयर फॉल क्यों होता है? हेयर फॉल इन मेन इज यूजुअली जेनेटिक रीजंस होते हैं, जिसको मेल पैटर्न बॉल्डनेस कहते हैं, एंड टेस्टोस्टेरोन जो हमारा मेल हार्मोन होता है वो रीजन होता है हेयर फॉल के एग्जिस्ट करने का और हेयर फॉल कंटिन्यू करने का। देयरफॉर अगर हमको हेयर फॉल रोकना है इन मेन तो हमको टेस्टोस्टेरोन की ब्लॉकेज करनी पड़ती है। अदर वे ऑफ हैंडलिंग हेयर फॉल इज यूज ऑफ पीआरपी और विटामिन। पीआरपी का क्या रोल है? पीआरपी ब्लड फ्लो बढ़ाता है और आपके हेयर के अंदर ज्यादा खून देता है, जिससे आपका हेयर फॉल कम हो जाता है। इसके साथ साथ आप विटामिन खाएंगे तो आपके बालों की रूट्स को ज्यादा नरिशमेंट मिलती है एंड हेयर फॉल का अमाउंट कम हो जाता है। सो बेटर ब्लड फ्लो एंड बेटर न्यूट्रिशन, इनसे आपकी हेयर फॉल मच बेटर होती है। नाउ लेडीज में टेस्टोस्टेरोन तो रीजन है नहीं, एंड देयरफॉर बहुत पुअरली अंडरस्टूड है कि क्या रीजंस होते हैं। ऐसे में हम थायराइड चेक कराते हैं, पीसीओडी चेक कराते हैं और आयरन डेफिशिएंसी चेक कराते हैं, और जो डेफिशिएंसी निकलती है उसके हिसाब से ट्रीटमेंट देते हैं। एंड पीआरपी एंड विटामिन की सप्लीमेंटेशन हम लोग इन विमेन हम लोग ये करते हैं, उससे हेयर फॉल काफी हद तक हमारा कंट्रोल में आ जाता है। इस स्टेज पे एक इंपॉर्टेंट चीज है डिस्कस करना, वो होती है हेयर ग्रोथ साइकिल। हमारे सर पे एंड इनफैक्ट बॉडी पे सारे बाल एक ग्रोथ फेज में होते हैं और फिर एक फॉलिंग फेज में। सो बाल 18 to 24 मंथ्स तक ग्रो करते हैं, स्कैल्प के बाल। उसके बाद उस लेंथ पे मेंटेन रहते हैं, फिर गिरते हैं, एक ब्रेक होता है 6 महीने एंड फिर रीग्रोथ स्टार्ट होता है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मेरे बाल जब लंबे होते हैं तो वो अपने आप गिरने शुरू हो जाते हैं, इसीलिए मैं बाल कभी लंबे नहीं रखता। बट ये एक बहुत रॉन्ग थॉट। जब हेयर फॉल स्टार्ट होता है उस प्रोसेस को मिनिएचराइजेशन बोलते हैं। तो बाल ग्रो कर रहा है, बट ड्यू टू फैक्टर्स वो जो ग्रोथ फेज है वो 18 to 24 मंथ से धीरे धीरे छोटा होना शुरू होता है। सो 6 मंथ्स के आसपास आके आपके बाल गिरने शुरू हो जाते हैं। दैट मीन्स 6 सेंटीमीटर की ग्रोथ हुई, 1 महीने में 1 सेंटीमीटर और बाल गिर जाता है। लोग बिलीव करते हैं कि बाल लंबे होने से गिरते हैं, वो एक्चुअली नॉट ट्रू। दैट इज बिकॉज मिनिएचराइजेशन स्टार्ट हो चुकी है एंड पीआरपी, मिनॉक्सिडिल या विटामिन इस मिनिएचराइजेशन प्रोसेस को रिवर्स करते हैं। 6 महीने से धीरे 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 इस फेज को बढ़ाते जाते हैं, जिससे आपकी फर्दर हेयर फॉल कम हो जाती है। न्यू हेयर ग्रोथ कभी भी नहीं हो सकती, नंबर ऑफ हेयर फॉलिंग कम हो जाते हैं। एंड दैट इज वाई जब भी आप ये ट्रीटमेंट्स लेते हैं आपको लगता है कि आपकी डेंसिटी बढ़ गई, और जब आप इस ट्रीटमेंट्स को रोकते हैं तो वो मिनिएचराइजेशन फिर से शुरू हो जाती है और आपको लगता है कि आपके बाल और ज्यादा गिर गए। ऐसा कभी भी नहीं होता है। एब्सोल्यूट नंबर ऑफ हेयर तो उतना ही रहता है, गिरने वाले अमाउंट कम होता है। सो दैट इज द रोल ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट्स। नाउ किस स्टेज पे हम लोग हेयर ट्रांसप्लांट प्लान करें? एक वो स्टेज जब आपके सर पे बॉल्डनेस दिखनी शुरू हो जाए एंड क्लियर पैचेस बनने शुरू हो जाए, वो स्टेज होती है हमारे हेयर ट्रांसप्लांट के डिसीजन। मेल्स और फीमेल्स दोनों हेयर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। इन विमेन ऑल्सो हम लोग ट्रांसप्लांट करते हैं हेयरलाइन को नीचे लाने के लिए, जैसे कुछ लोगों की हेयरलाइन बहुत ऊपर होती है, या फिर बीच बीच में इम्प्लांटेशन करने। इसमें सिंथेटिक हेयर ट्रांसप्लांट भी आता है, मैं बताऊंगा उसको लास्ट में। बहुत इंटरेस्टिंग है बिकॉज सिंथेटिक हेयर ट्रांसप्लांट विमेन में बहुत ज्यादा यूजफुल है एंड इनफैक्ट इन मेन ऑल्सो उसके वीडियोज भी हैं, बट उसका एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन में टुवर्ड्स द एंड जरूर दूंगा। सो अब आते हैं कि आपने ये समझा कि किस स्टेज पे हमको हेयर ट्रांसप्लांट करना है। हेयर ट्रांसप्लांट की क्लासिफिकेशन है ग्रेड्स ऑफ बॉल्डनेस। सो नॉर्वुड क्लासिफिकेशन है, आप देख पा रहे हैं नॉर्वुड की एक
पिक्चर्स हैं जो इंटरनेट पे इजीली अवेलेबल हैं कि कैसे स्टेज 1 से लेके आप 8 तक क्लासिफाई किया गया है लेवल्स ऑफ बॉल्डनेस। तो क्या हम हर स्टेज पे ट्रांसप्लांट करना चाहते हैं? नहीं, जो स्टेज 1 है उस पर ट्रांसप्लांट नहीं करना चाहिए, बिकॉज आपने इस छोटे सी बॉल्डनेस में ट्रांसप्लांट कर दिया और उसके पीछे अगर बाल गिर गए विद टाइम तो वो जेब्रा पैटर्न बन जाता है। बाल हैं, नहीं है, फिर हैं, बहुत गंदा लगता है। सो आपको दोबारा ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। सो इनिशियल स्टेजेस में वी सजेस्ट हेयर फॉल कंट्रोल एंड वी सजेस्ट कि आप बालों की मॉडिफिकेशन करते हैं स्टाइलिंग की, जिससे वो बॉल्ड पैचेस ना दिखें। जनरली स्टेज 2, 3 पे ही हम लोग ट्रांसप्लांट प्लान करते हैं। इवन स्टेज 2 अगर पेशेंट बहुत यंग है तो हम लोग अवॉइड करते हैं, जनरली 3 पे करते हैं। अगर 30-35 की एज है तो हम स्टेज 2 भी कर देते हैं। सो ऐसे में क्वेश्चंस आते हैं कि अलग अलग स्टेजेस में हमको कितने फॉलिकल्स लगाने, क्या हम हर स्टेज को उतनी ही एक्सीलेंट कवरेज कर सकते हैं? सो नाउ टू अंडरस्टैंड दैट, लेट अस अंडरस्टैंड कि नंबर ऑफ हेयर कितने होते हैं। हमारे सर पे फ्रंट के पोर्शन में 50,000 बाल, 50,000 फॉलिकल्स, पीछे 50,000 फॉलिकल्स। नाउ अगर हमारा फ्रंट का हाफ पोर्शन भी बॉल्ड होता है तो ऑलमोस्ट 25,000 फॉलिकल्स का लॉस हो जाता है। पीछे हमारे सर के पीछे एक जोन होता है जिसको बोलते हैं परमानेंट जोन। परमानेंट जोन क्या जोन है? जहां से कभी बाल गिरते नहीं। दैट मीन्स कि यहां से अगर हम बाल लेंगे तो वो हमेशा प्रेजेंट रहेंगे, कभी गिरेंगे नहीं। क्यों नहीं गिरते? Why the hair does not fall off from the permanent zone? Very very important question. Simple reason. यहां पे टेस्टोस्टेरोन की सेंसिटिविटी नहीं है। मैंने आपको पहले बताया टेस्टोस्टेरोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हेयर फॉल, लेकिन इस जोन में टेस्टोस्टेरोन काम ही नहीं करता एंड देयरफॉर ये जो जोन है पीछे, आप यहां से जब बाल लेते हैं तो कभी भी बाल फ्यूचर में नहीं गिर सकते बिकॉज ये परमानेंट जोन। एक टेक्निक ऐसी है हेयर ट्रांसप्लांट की जिसमें परमानेंट जोन के बाहर से बाल लेते हैं। तो ये टेक्निक मैं आपको समझाऊंगा कि क्यों नहीं करनी चाहिए इन सम स्पेशल सिचुएशंस। सो कीप वॉचिंग दैट बिकॉज वो एस्पेक्ट्स आएंगे और वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझने के लिए आपके डिसीजन ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट। नेक्स्ट स्टेज 3 में अप्रोक्सीमेटली यहां तक की बॉल्डनेस होती है, हमें करीब 3500 से 4000 बाल चाहिए। स्टेज 4 में करीब 5000 बाल, स्टेज 5 में 6000 बाल, 6 में करीब 7500, 7 में करीब 9 to 10,000 एंड उससे भी बियॉन्ड में 12 to 15,000 हेयर फॉलिकल्स। बट इतने तो कभी होते ही नहीं है। सो अब हमको देखना है कि हाउ वी मैनेज डिफरेंट स्टेजेस ऑफ बॉल्डनेस। उससे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉलिकल्स एंड ग्राफ्ट्स में डिफरेंसेस आपको समझना जरूरी है। आप इस पिक्चर में 5 ग्राफ्ट्स को देख रहे हैं। Each one of them is a graft. कुछ ग्राफ्ट्स में 1 बाल होते हैं, कुछ में 2, कुछ में 3, 4 या इवन 5 के भी फॉलिकल्स के ग्राफ्ट्स होते हैं। ईच रूट को फॉलिकल बोलते हैं और उस बंडल को ग्राफ्ट। These are naturally occurring hair follicles which are arranged in bundles. उनकी अपनी एक ब्लड सप्लाई होती है, उनकी अपनी सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं। आप इनको सेपरेट नहीं कर सकते। कई जगह आपको समझ में आएगा कि डॉक्टर्स आपको कह रहे हैं कि हम बालों को फाइन और काट के एक-एक करके लगाते हैं। उसमें तो आपकी ग्राफ्ट की यूनिट की सैंक्टिटी खत्म कर दी। अगर आप ग्राफ्ट को कट करके 2 बालों को 2 बना देंगे तो आपका बाल डैमेज हो जाता है। देयरफॉर हमेशा ग्राफ्ट की यूनिटी को इंटैक्ट रखना चाहिए। ऑन एन एवरेज अगर हम 2500 ग्राफ्ट लगाते हैं तो करीब 5500 से 5600, 55 से 5600 फॉलिकल्स होते हैं। एंड रिमेंबर आपका रिजल्ट फॉलिकल से आता है, ग्राफ्ट से नहीं। अगर मैं आपको 2500 ग्राफ्ट्स लगाऊं जिसमें सब में सिंगल फॉलिकल तो ऊपर 2500 बाल ग्रो करेंगे। ऐसे ही मैं 2500 ग्राफ्ट लगाऊं जिसमें 2 या 3 फॉलिकल्स हैं तो आपको 5 से 6000 फॉलिकल्स ग्रो करेंगे। अब आप ही जानते हैं किस में रिजल्ट बेटर आएगा, 2500 फॉलिकल्स में या 6000 फॉलिकल्स में। सो जितने ज्यादा फॉलिकल्स होंगे ग्राफ्ट्स में उतना ही आपको बेटर रिजल्ट आएगा। सो आई होप ये ग्राफ्ट और फॉलिकल का डिफरेंस आप क्लियरली समझ चुके हैं। ये आपके लिए बहुत जरूरी है। बहुत जगह आपको परेशान किया जाएगा और आप समझ नहीं पाएंगे कि ग्राफ्ट क्या है, फॉलिकल क्या है, और आपको ग्राफ्ट लगाए जा रहे हैं या फॉलिकल्स। एक्चुअली एक ही चीज है, बस उसका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर यू मस्ट। नाउ अलग अलग ग्रेड्स ऑफ बॉल्डनेस में कितने बाल लगते हैं। सो मैंने आपको बताया ग्रेड 3 में अप्रॉक्सीमेटली 4000 बाल विच मीन्स 1800 फॉलिकल्स, 4 में अराउंड 6000 जिसमें करीब 2800 ग्राफ्ट्स, 5 में अराउंड 6500 से 7000 फॉलिकल्स, अप्रॉक्सीमेटली 3000 ग्राफ्ट्स। देन इससे ज्यादा अगर हमको 6, देन ऐसे में 8000 फॉलिकल्स के आसपास अप्रॉक्सीमेटली 3700-3800 ग्राफ्ट्स, एंड उससे ज्यादा 4000, 4500 या 5000 ग्राफ्ट्स। प्लीज रिमेंबर आपका जो परमानेंट डोनर जोन है उसमें ओवर अ लाइफ टाइम
आप 12 से 15,000 फॉलिकल्स निकाल सकते हैं, विच मीन्स अप्रॉक्सीमेटली 6,000 से 6,500 ग्राफ्ट्स। इससे ज़्यादा ग्राफ्ट्स वहाँ से निकालेंगे तो पीछे फर्क दिखना शुरू हो जाएगा कि यहाँ से बाल लिए गए हैं और मेजर थिनिंग हो जाएगी। सो प्लीज रिमेंबर दिस फैक्ट। ऑल्टरनेट डोनर एरियाज लाइक बियर्ड, इट्स चेस्ट इज देयर, बट इनमें प्रॉब्लम्स है। वन, इनमें एक ग्राफ्ट में एक बाल होता है, सो दैट मीन्स मैंने 2000 ग्राफ्ट बियर्ड से या चेस्ट से लिए तो 2000 फॉलिकल। जो मैंने आपको समझाया था कि फॉलिकल मेक्स द डिफरेंस, फॉलिकल क्रिएट्स द रिजल्ट। सो ऐसे में अगर आप बियर्ड चेस्ट से लेंगे तो आपका फॉलिकल काउंट कम हो जाएगा। सेकेंडली, मैंने आपको ग्रोथ साइकिल बताई थी, नेचुरल साइकिल ऑफ हेयर। बाल ग्रो करता है, स्टेशनरी रहता है, गिर जाता है, लेकिन बियर्ड चेस्ट, बियर्ड में तो फिर भी ग्रोथ ऑलमोस्ट स्कैल्प जैसी रहती है। चेस्ट के बाल सिर्फ 2 से 3 महीने ग्रो करते हैं, फिर गिर जाते हैं। दैट मीन्स बहुत सारे फॉलिकल्स जब आप चेस्ट से लगाएंगे तो 30 to 40% उनमें से एक्चुअली ग्रो करेंगे ही नहीं, बिकॉज वो ग्रो कर रहे हैं, गिर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, गिर रहे हैं। सो एट एनी पॉइंट 50-60% से ज्यादा आपको चेस्ट के फॉलिकल्स आपको नजर नहीं आएंगे। दैट मीन्स डेंसिटी वाइज आप बहुत कम है। सो अगर आपको बोला जाए कि आपकी डेंसिटी कम है, हम आपका बॉडी काउंट से ठीक कर देंगे, प्लीज ध्यान से सोचिएगा। बहुत एक्सटेंसिव प्रोसीजर्स होंगे, हेयर क्वालिटी चेस्ट की अच्छी नहीं होती, बियर्ड की डिफरेंट होती है, आपका उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। सो प्लीज बी वेरी केयरफुल जब आप बॉडी हेयर ट्रांसप्लांट को कंसिडर करें। बॉडी हेयर ट्रांसप्लांट इज गुड अगर आपको सिर्फ पीछे पीछे कवर करें। नाउ अब हम डिस्कशन करते हैं कि सपोज 6000 फॉलिकल हमको लगाने, बहुत ईजी है लगाना। सपोज आपको 10,000 लगाने, अब यहां से यहां तक बॉल्डनेस है, 50,000 बाल कम है, मेरी रिक्वायरमेंट 15-16,000 बाल मिनिमम है टू क्रिएट अ बेटर लुक। उससे कम मैंने लगाए तो आपको बहुत अच्छी लुक नहीं मिलेगी। 15-16,000 बाल यहां तो है नहीं, तो हमको स्टेज करना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं कि 10,000 बाल लगा दिए एक बार में, एंड अगर और चाहिए 4-5,000 तो हम सेकेंड स्टेज में करते हैं। ऑल्टरनेटिवली आप उसको डिवाइड कर सकते हैं 6,000, 6,000 या 10,000 एंड 3-4,000। सो दैट इज हाउ वी प्लान। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो पूरे हमारी डिस्कशन का इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है, वी आर गोइंग टू नाउ डिस्कस दैट। हेयर ट्रांसप्लांट किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, आपका रिजल्ट किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर पेशेंट को पता होना चाहिए। 1, टेक्सचर ऑफ हेयर, कलर ऑफ हेयर, डेंसिटी ऑफ हेयर, स्ट्रेंथ ऑफ डोनर सेगमेंट, रेसिपिएंट जोन कितना बड़ा है, कौन सी टेक्निक यूज हो रही है, एंड फाइनली डॉक्टर का स्किल। सो लेट अस एग्जामिन एक एक एस्पेक्ट को। टेक्सचर ऑफ हेयर, अगर बाल सिल्की है रिजल्ट कम आता है, बाल थिक है रिजल्ट बेटर आता है, बाल कर्ली है बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। ब्लैक हेयर है तो आप कोई भी टेक्निक कर सकते हैं, व्हाइट हेयर है तो आपको सिर्फ FUE करनी है। स्ट्रेंथ ऑफ डोनर सेगमेंट, अगर आपके बालों की डेंसिटी अगर लो डेंसिटी है तो हम बाल इनफ नहीं ले पाएंगे, हो सकता है हम ट्रांसप्लांट ही ना कर पाए। और अगर अच्छा स्ट्रेंथ है डोनर का तो हम इवन 20,000 फॉलिकल्स भी निकाल सकते हैं। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। एक अच्छा डेंस जो डोनर एरिया बिल्कुल ब्लैक दिखता है, जैसे कारपेट की तरह ब्लैक एकदम, और जहां डेंसिटी कम है वहां पे स्कैल्प की विजिबिलिटी होती है, येलोनेस दिखती है स्कैल्प की, आपको गैप्स नजर आते हैं। सो वो आइडेंटिफाई करता है कि लो डेंसिटी और हाई डेंसिटी क्या है। देन रेसिपिएंट जोन, कितना एरिया कवर करना है। अगर बहुत बड़ा एरिया कवर करना है तो डेंसिटी कम होएगी। सी लेट अस अंडरस्टैंड इस तरह, मेरे पास 5,000 बाल है और मुझे एक जोन कवर करना है जो 5 by 5 सेंटीमीटर का है, मतलब 25 स्क्वायर सेंटीमीटर। आप समझते हैं मैथ्स में सबने पढ़ा है कि 5 into 5 स्क्वायर सेंटीमीटर 25 स्क्वायर। 500 बाल या चलिए 5,000 बाल को अगर हम 25 स्क्वायर सेंटीमीटर को कवर करना है तो मेरी डेंसिटी हो गई करीब 200 फॉलिकल्स पर स्क्वायर सेंटीमीटर। इजी टू अंडरस्टैंड मैथ्स। वहीं अगर मुझे वो 5 by 5 को 10 by 10 में कवर करना है और मेरे पास 5,000 बाल है, तो अब आप मल्टीप्लाई कीजिए, 10 into 10 मीन्स 100 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड 5,000 फॉलिकल्स मतलब 50 की डेंसिटी है। सो कहां 200 की डेंसिटी एंड कहां 50 की डेंसिटी? दैट मीन्स कि जितना बड़ा एरिया होता जाएगा उतनी डेंसिटी कम होती जाएगी। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। पेशेंट समझते हैं, कई बार गलती कर जाते हैं कि पूरा भर जाना चाहिए। नहीं भर सकता, पॉसिबल नहीं है कि अगर हमें अनलिमिटेड हेयर तो मिलने नहीं, जितने हैं डोनर से उतने ही लेने हैं। दैट इज वाई जितना बड़ा एरिया होता जाता है पीछे की तरफ डेंसिटी कम होती जाती है। तो पीछे की तरफ हम लोग बियर्ड, चेस्ट वगैरह से लेते हैं, उससे हम लोग डेंसिटी को इंक्रीज करते हैं। देन नेक्स्ट फैक्टर जो डिपेंड करता है डॉक्टर का स्किल। बहुत जरूरी है कि आप सिर्फ प्लास्टिक सर्जन से अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराएं। अनफॉर्चुनेटली आज के दिन इंडिया में
80 to 85% क्लिनिक्स डेंटिस्ट, होम्योपैथ्स, आयुर्वेद्स चला रहे हैं। नाउ ये आपकी इच्छा है कि आप इनके साथ सेफ फील करते हैं अपनी सर्जरी के लिए, तो आप डेफिनेटली करा सकते हैं। बहुत जगह तो सिर्फ टेक्नीशियंस ऑपरेट करते हैं। अगर आपको सेफ्टी लगती है अपनी, डेफिनेटली कराइए, पैसे बच जाते हैं, लेकिन कुछ गड़बड़ हो गई तो कहीं के नहीं रहेंगे। वहीं इफ़ यू फील योर सेफ्टी इज इंपॉर्टेंट, ऑलवेज स्टिक टू प्लास्टिक सर्जन्स। इवन अमंग्स प्लास्टिक सर्जन्स आपको ऑनलाइन देख के उनकी क्रेडेंशियल्स, क्रेडिबिलिटी, नंबर ऑफ केसेस, रिजल्ट्स सब कुछ एसेस करना, डिग्रीज एसेस करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरे हिसाब से कभी भी एक इंस्टीट्यूशन जो डॉक्टर रन नहीं है वहां नहीं कराना चाहिए, बिकॉज इंस्टीट्यूशन की रेप्यूटेशन अगर डॉक्टर से लिंक होगी तो आपको मच बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। एंड लास्टली, टेक्निक के ऊपर कैसे डिपेंड करता है आपका रिजल्ट। सो बहुत इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करना कि हाउ डू टेक्निक्स डिटरमिन योर रिजल्ट। सो इसको एग्जामिन करते हैं प्रॉपर डिटेल्स में। सो इस क्वेश्चन को आंसर करने से पहले लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट आर द डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट। कौन सी टेक्निक की क्या नुएंसेस हैं, क्या अच्छी है, क्या बुरा है, किसमें क्या सिलेक्ट करते हैं, डिसएडवांटेजेस, प्रोज, कॉन, सब कुछ अब डिस्कस करते हैं इस नेक्स्ट सेक्शन। नाउ टेक्निक्स ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट। ब्रॉडली हेयर ट्रांसप्लांट की दो टेक्निक्स, एक FUT बेस्ड होती है, एक FUE बेस्ड होती है। FUT मतलब पीछे से हम लोग स्ट्रिप प्रोसेस करते हैं जिसमें स्टिचेस आते हैं। दूसरी होती है FUE बेस्ड एक्सट्रैक्शन, E मतलब एक्सट्रैक्शन, विच मींस पंच निकाल के एक एक ग्राफ्ट को निकालना, तो उसके ऊपर बेस्ड। ब्रॉडली यही दो टेक्निक्स। FUT की फर्दर सब स्पेशलाइजेशंस हैं, जैसे ट्राइकोफिटिक क्लोजर और लॉन्ग हेयर ट्रांसप्लांट। सो ट्राइकोफिटिक क्लोजर क्या चीज है? हम इस तरह से स्टिच लगाते हैं कि स्कार आपको नजर बहुत कम आता है, स्कार के अंदर से बाल ग्रो करता है, ऑलमोस्ट स्कार विजिबल ही नहीं होता। लॉन्ग हेयर ट्रांसप्लांट क्या चीज है? हम एक भी बाल कट नहीं करते हैं आपके, ना रेसिपिएंट जोन में ना डोनर। इसका मतलब हम लंबे लंबे बाल लगाते हैं एंड आप 3 डेज के बाद ऑफिस जा सकते हैं और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपने ट्रांसप्लांट किया। बहुत एक्सक्लूसिव हेयर ट्रांसप्लांट की टेक्निक है एंड वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट हेयर ट्रांसप्लांट टेक्निक्स जो हम डिवाइन पे हम एक्सपर्टीज है हमारी, लॉन्ग हेयर ट्रांसप्लांट। अब FUE बेस्ड टेक्निक्स पे आते हैं। एक होती है रोबोटिक, जिसमें मशीन थोड़ी सी स्पीड को कंट्रोल करती है और एक्सट्रैक्शन ऑटोमेटिकली होती है। सेकेंडली जो FUE की मॉडिफिकेशन है वो है DHI प्रोसीजर, जिसमें इम्प्लांटेशन, बालों को लगाने का एक तरीका इम्प्लांटर्स के थ्रू लगाते हैं, अदरवाइज निकालना सेम है। मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा कोई बेनिफिट नहीं देता है पेशेंट को रिजल्ट वाइज। एंड लास्टली मोटराइज्ड FUE, जो कि जो मशीन्स होती हैं उसमें ड्रिल्स होती हैं, इलेक्ट्रिक ड्रिल्स होती हैं, जिसकी स्पीड से वो पंच से एक एक करके छेद बनाते हैं। 95% हेयर ट्रांसप्लांट जो FUE से हो रहे हैं वो तीसरे मोटराइज्ड FUE टेक्निक से किए जाते हैं। कौन सी टेक्निक बेटर है? एक्चुअली कोई भी टेक्निक बेटर नहीं है, दोनों के इक्वल रिजल्ट्स हैं। हीलिंग सेम है, रिकवरी पीरियड सेम है, फेस पे स्वेलिंग आनी है तो वो सेम है, पेन वाइज सेम है, रिजल्ट वाइज सेम है। फर्क क्या है? एक में शेव करना पड़ता है, एक में नहीं करना पड़ता। FUE में शेव करना पड़ता है। FUE में छेद बनाए जाते हैं, FUT में एक स्टिच लगाए जाते हैं, एक लाइन आती है। पेशेंट्स डरते हैं पेन तो नहीं हो जाएगा FUT में, नॉट एट ऑल। इनफैक्ट FUT लेस पेनफुल है। कौन सी जल्दी रिकवर करती है? FUT रिकवर करती है। बचपन में आपको चोट लगी होगी कभी, अगर चोट लगी थी तो आपके पेरेंट्स आपको डॉक्टर के पास लेके गए थे, तो क्या उन्होंने उस जख्म को खुला छोड़ा था या टांके लगाए थे? टांके क्यों लगाए थे? क्योंकि डॉक्टर को पता है कि टांके लगाने से जल्दी घाव भरता है, वुंड हीलिंग फास्टर होती है। तो अगर मैं FUE करूंगा और छेद छोड़ दूंगा बहुत सारे, वो जल्दी हील करेगा या स्टिचेस जल्दी हील करेंगे? ये आप अब जवाब समझ चुके। किसकी लुक बेटर आती है? डोनर सेगमेंट अगर हम देखें बाद में, FUT में एक फाइन लाइन आती है और FUE में ऐसी लुक आती है जैसे पीछे छलनी बना दी हो किसी ने, सारे डॉट 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 डॉट। आप शेव करेंगे तो क्लियर नहीं नजर आएंगे। अगर आपको ये बोला जाए कि FUE स्कारलेस है, प्लीज डू नॉट बिलीव। पेनलेस है, प्लीज डू नॉट बिलीव, ऐसा नहीं होता। FUE में बहुत प्रोमिनेंट स्कार्स आते हैं, पूरी डोनर साइड डेंसिटी बहुत कम हो जाती है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, FUE टेक्निक में परमानेंट जोन में रह के आप 6000 बाल से ज्यादा नहीं कर सकते। अगर आप करेंगे तो पीछे की डोनर साइड डेंसिटी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। आप समझ सकते हैं क्यों? इतना जोन है उसमें से मैं बिल्कुल बारीक जाके सारे बाल निकाल दूंगा तो बाल बचेंगे कहां? वहीं FUT में सेंटर में से बाल लिए जाते हैं, ऊपर नॉर्मल, नीचे नॉर्मल। अब समझेंगे, सपोज मुझे सेकंड सेशन करना पड़ा तो FUT अगर आप पहले करेंगे तो डेफिनेटली मोर बेनिफिट है, क्योंकि मैं सेकंड टाइम जाके और बाल निकाल सकता हूँ। अगर आपने FUE कर लिया बहुत बड़ा पहली बार में तो ऑलरेडी हम लोग सारा सेगमेंट खाली कर चुके हैं। सेकंड टाइम कहां से करेंगे? घंटी बजी दिमाग में,
सेकेंड टाइम आप करेंगे तो उन्हीं बालों के अंदर में से ट्राई करेंगे, दैट मीन्स आपकी डेंसिटी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। सो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपको बहुत बड़ा ट्रांसप्लांट करना है तो या तो FUT प्लस FUE का कॉम्बिनेशन कीजिए, या फर्स्ट टाइम FUT करके सेकेंड टाइम कुछ भी कीजिए। फर्स्ट टाइम FUE कभी मत करना, कभी भी गलती से भी मेगा सेशन FUE का मत करना। आपको रिजल्ट इनिशियली बहुत अच्छा आएगा, लेकिन ओवर टाइम, ओवर 10 ईयर्स आपके 30 to 40% बाल गिर जाएंगे। तो क्या आप ऐसा ट्रांसप्लांट चाहते हैं जहां पे ओवर टाइम आपके 30 to 40% बाल गिर जाएं? मैं तो नहीं चाहूंगा कोई ऐसा ट्रांसप्लांट। देयरफॉर FUT से मत डरिए, FUT मच बेटर टेक्निक है कंपेयर टू FUE। FUT में निशान भी नहीं दिखते। हमारे बहुत सारी वीडियोस हैं जिसमें हम लोगों ने दिखाया है डोनर सेगमेंट जहां पे आप FUT को देख तक नहीं पाते। सो उसको बिलीव कीजिए। इनफैक्ट बहुत सारे पेशेंट्स बताते हैं कि FUT में पेन भी बहुत कम होता है कंपेयर टू FUE। FUE का पेन बहुत लंबा चलता है, एक महीना चलता है, एंड वो बहुत उनके लिए इरिटेटिंग। हाउएवर रिजल्ट वाइज दोनों से 5000 बाल इसके लगाए या उसके लगाए, रिजल्ट आपको बिल्कुल सेम मिलेगा। अब मैं आता हूं वापस ग्रेड वाइज क्या टेक्निक करनी चाहिए। ग्रेड 3 आप कोई भी टेक्निक कर सकते हैं। स्टेज 4 बॉल्डनेस जो होती है उसमें आप कोई भी टेक्निक कर सकते हैं। स्टेज 5 आप कोई भी टेक्निक कर सकते हैं। 6 कॉम्बिनेशन कीजिए, 7 कॉम्बिनेशन कीजिए, 8 कॉम्बिनेशन FUT और FUE। अकेले ट्राई किया तो प्रॉब्लम्स बहुत हो जाएंगी। इन विमेन हम लोग क्या है ट्रांसप्लांट टेक्निक यूज करते हैं। विमेन एक थोड़ी सी डिफिकल्ट सिचुएशन होती है, बिकॉज अगर हम ट्रांसप्लांट प्लान करते हैं तो ऐसे में कई बार जब हम इम्प्लांट करते हैं तो वो जोन शॉक लॉस हो जाता है, तो काफी टाइम लग जाता है कंप्लीट कवरेज आने में, 1 से 1.5 साल लगता है। सो बहुत सारी लेडीज सिंथेटिक हेयर ट्रांसप्लांट प्रेफर करती है। सिंथेटिक हेयर ट्रांसप्लांट में इंस्टेंट रिजल्ट, बाल फैक्ट्री में बनते हैं, उनको इम्प्लांट किया जाता है, कोई फॉल नहीं होता, कोई पेन नहीं, कोई स्वेलिंग नहीं, कोई डाउन टाइम नहीं। आज इम्प्लांट किया, आज बाल उग गए और आप शाम को पार्टी पे चले जाइए, किसी को पता भी नहीं चलेगा। प्रॉब्लम्स एक्सपेंसिव है एंड 15 सेंटीमीटर्स लंबी उनकी लेंथ है एंड परमानेंट नहीं। एवरी ईयर 20 से 25% बाल गिर जाते हैं, आपको उसको रिप्लेस कर देता है। बट जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है इन विमेन एटलीस्ट, सिंथेटिक हेयर ट्रांसप्लांट ही प्रेफर कर रही हैं आजकल की लेडीज। इवन इन मेन, सपोज आपने पहले ट्रांसप्लांट किया, आपको डेंसिटी इंक्रीज करनी है तो सिंथेटिक इज बेटर। सपोज आपका बहुत एक्सटेंसिव बॉल्डनेस है और डोनर एरिया उतना स्ट्रांग नहीं है, तो हम लोग सिंथेटिक को कंबाइन कर देते हैं हेयर ट्रांसप्लांट। आई थिंक इट इज इजी टू अंडरस्टैंड। सो ये मेरी बातें याद रखें, हमेशा प्लास्टिक सर्जन से ट्रांसप्लांट करना है। कॉम्बिनेशन हेयर ट्रांसप्लांट्स के बारे में ध्यान रखना है। FUT इज बेटर देन FUE। हमेशा डिग्रीज चेक कीजिए, क्लिनिक की रेपुटेशन दीजिए, देखिए, ऑनलाइन क्रेडेंशियल्स जरूर चेक कीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इंश्योर कीजिए कि आपके जो डॉक्टर जिनसे आप बात कर रहे हैं वो आपके ट्रांसप्लांट प्रोसेस में क्या क्या पार्ट करने वाले हैं उसकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग रखें। हेयर ट्रांसप्लांट के बाद क्या क्या प्रिकॉशंस रखें, क्या कोर्स होता है ट्रांसप्लांट का, इस नेक्स्ट सेक्शन में उसको अंडरस्टैंड। आज आपका हेयर ट्रांसप्लांट हो गया तो आपको एंटीबायोटिक्स और पेन किलर्स खानी है। एंटीबायोटिक्स 5 दिन, पेन किलर्स 1 या 2 दिन। नेक्स्ट डे कैप पहन के आप ऑफिस जा सकते हैं। थोड़ी सी माथे पे सूजन आ सकती है, डोंट वरी अबाउट इट, पार्ट एंड पार्सल ऑफ द प्रोसीजर। 3 से 4 दिन में चली जाती है। सोते टाइम पे फेस डाउन नहीं सोना है, दैट इज ओनली प्रिकॉशन। आप आराम से ऐसे सोइए या साइड्स में सो सकते हैं। जस्ट बी केयरफुल, ट्रांसप्लांट के बाद गाड़ी में बैठना, कई बार स्पीड बम्प्स पे जब गाड़ी जंप करती तो ऊपर छत पे लग जाता है सर और बाल निकल जाते हैं, तो जस्ट थोड़ा सा प्रिकॉशन उसका रखना है। घर पे रहेंगे तो खुला छोड़ेंगे, 3 डेज बाद आप सर धोएंगे, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। 7-8 डेज के बाद आप एक्सरसाइज, स्पोर्ट्स सब कुछ कर सकते हैं। धूप में जाइए, पसीना कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाउ डज द हेयर ग्रो, क्या कोर्स होता है। हमने ट्रांसप्लांट किया, उसके 2 हफ्ते से 6 हफ्ते में सारे के सारे ट्रांसप्लांटेड बाल गिर जाते हैं एंड 3 महीने में उनकी रीग्रोथ स्टार्ट होती है एंड 9 to 10 मंथ्स में 1 सेंटीमीटर अ मंथ के हिसाब से बाल ग्रो करते हैं एंड देन दे कीप ग्रोइंग फॉर योर लाइफ। आपके लाइफ में 20 से 25 साल वो बाल नहीं गिरेंगे, वो ऐसे कैसे बने रहेंगे। एक्सेप्ट वार्निंग, ध्यान, अगर आपका FUE ट्रांसप्लांट हुआ है और बहुत एक्सटेंसिव ट्रांसप्लांट हुआ है तो ऐसे में अगर आपके बाल परमानेंट डोनर सेगमेंट के बाहर से लिए गए हैं तो वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम गिर जाएंगे। वीरेंद्र सहवाग के साथ यही हुआ है, उनके 50% से ज्यादा बाल गिरे हैं बिकॉज परमानेंट डोनर जोन के बाहर से बाल लिए गए हैं FUE टेक्निक से। एंड उनकी डेंसिटी आप सब जानते हैं, डाउट है गूगल करके आप देख सकते हैं। तो ये चीज ध्यान रखें, अदरवाइज है ट्रांसप्लांट का रिजल्ट आपका परमानेंट। क्या ट्रांसप्लांट के बाद आपको कोई मेडिसिन खानी है? नहीं, एक्सेप्ट हम लोग विटामिन और PRP देते हैं। PRP देते हैं ताकि थोड़ा सा ब्लड फ्लो बढ़ा रहे, बालों की ग्रोथ फास्ट हो जाती है। विटामिन हम देते हैं बालों के न्यूट्रिशन बने। इस वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक बटन जरूर दबाइए, रेड बेल प्रेस कीजिए सो दैट आप मेरे न्यू वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं एंड कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस और कमेंट्स जरूर डालिए।